हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र का ये दूसरा वीडियो है। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पहला वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे पहले देख लीजिए। और ये जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम का लास्ट वीडियो है। इसमें जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी श्वसन तंत्र खत्म हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रैकिया के बारे में, कि ट्रैकिया जो है इसे हम क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं। और ये आगे जाके दो भागों में विभाजित हो जाता है और दोनों लंग्स में ये चला जाता है। और ये जो है दो भागों में जो विभाजित हो जाता है इसे ब्रोंकाई कहते हैं हम। ठीक। और ये फर्दर जो है और भागों में डिवाइड हो जाता है, उसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं हम। और लास्ट में जाके जो है ये क्या हो जाता है, बबल्स टाइप का ये बन जाता है। देखिए जैसा इस पिक्चर में बना हुआ है बबल्स टाइप का। और इसे हम एल्वियोली कहते हैं। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है यहीं पे होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान जो है एल्वियोली में ही होता है। ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। तो कुछ चीज़ें और रह गई थी जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये जो देखिए, ये जो आउटर लेयर है ना, ये लंग्स का फेफड़ा का जो ये आउटर वाला लेयर है, ये दोनों में है, ये देखिए इसमें भी है ये आउटर लेयर। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम प्लियोरा कहते हैं, प्लियोरा कहते हैं। और ये एक झिल्ली यानी एक लेयर टाइप का होता है। और ये जो है हमारे लंग्स को यानी हमारे फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें देखिए ये बाहर वाला जो लेयर है ये क्या है, प्लियोरा है। और ये जो है यहाँ से लंग्स जो है ये स्टार्ट हुआ है अंदर में। और इसके बीच में जो है ये देखिए ब्लू कलर का ये क्या है, फ्लूइड है। ठीक। इसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और ये प्लूरल फ्लूइड जो है हमारे लंग्स को सुरक्षा प्रदान करता है। बाकी पिछले वीडियो में मैंने आपको डायफ्राम के बारे में बताया था कि ये जो है डायफ्राम है जो इसको सपोर्ट करता है, लंग्स को ये नीचे ना आ जाए, इसको ये सपोर्ट करता है। और जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर की ओर मूव करता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये नीचे की ओर मूव करता है। ये सब हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। तो देखिए कुछ जो थ्योरी है उसको हम देख लेते हैं, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो प्लूरा लेयर मैंने आपको बता दिया, ये प्लूरा झिल्ली होती है जो हमारे फेफड़ों को यानी हमारे लंग्स को सुरक्षा देती है। और लंग्स और ये जो प्लूरा लेयर है इसके बीच में एक फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है, उसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। उसके बाद सांस, ब्रेथ, ये क्या होता है, तो जब हम एक बार वायु अंदर लेते हैं यानी जब हम एयर को इनहेल करते हैं और फिर जो है वायु को बाहर निकालते हैं यानी कि एयर को एक्सेल हम करते हैं, ये पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एक पूरा सांस कहते हैं। बोलते हैं ना हम सांस लेना, तो सांस लेना क्या होता है, आपने वायु को अंदर लिया और फिर वायु को बाहर छोड़ा, ये पूरा जो हो गया अंदर जाना और बाहर आना, तो इसे हम एक पूरा सांस कहते हैं। उसके बाद है एक औसत वयस्क आदमी जो है, एडल्ट आदमी, वो 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेता है। आप खुद काउंट कर सकते हैं, लगभग आपका 16 से 18 बार जो है, आप अगर नॉर्मल है तो आपका सांस आएगा। सांस आना मतलब एक बार आप लिए और एक बार छोड़े, तो ये एक बार हुआ। तो इस तरह से आप 16 से 18 बार आप सांस लेते हैं 1 मिनट में। और बच्चा जो है वो प्रति मिनट 20 से 30 बार सांस ले सकता है। बच्चे जो है उनका रिस्पिरेशन जो है हमसे ज़्यादा होता है। और क्यों ज़्यादा होता है, तो बच्चे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है हमारे से, क्योंकि बच्चे क्या है, दौड़ते भागते कूदते रहते हैं, तो उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है। तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी बॉडी में, तब तो ग्लूकोज टूटेगा और उससे जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो जब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगा तो ज़्यादा बार सांस लेना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद जो है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो 1 मिनट में लगभग 30 से 35 बार सांस लेते हैं। यहाँ भी वही लॉजिक काम करेगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, तभी तो आपका जो ग्लूकोज है, आपका जो खाना है वो टूटेगा और आपको एनर्जी जो है मिलेगा। तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो ज़्यादा सांस आप लेंगे बार बार। तो इसलिए एक्सरसाइज करते वक्त जो है हम 30 से 35 बार सांस लेते हैं। उसके बाद जो है हम सांस जब लेते हैं तो एक बार में लगभग 500 ml वायु जो है अंदर लेते हैं। ये लगभग अमाउंट है कि लगभग 500 ml जो है वायु हम अंदर ले लेते हैं। और उसके बाद जो है, क्या आप सांस छोड़ते हैं तो आपका जो लंग्स है, फेफड़ा है, वो क्या पूरी तरह खाली हो जाता है? नहीं, आपका फेफड़े में जो है 1200 ml वायु जो है हमेशा पड़ी रहती है।
जैसे कि आप समझिए बाइक में जो है रिजर्व पेट्रोल रहता है ना, रिजर्व पेट्रोल आप रख के ही जो है उसमें भराते हैं और पेट्रोल, और आप चलते रहते हैं। जैसे ही रिजर्व में आता है फिर आप पेट्रोल डाल लेते हैं। तो ये 1200 ml जो है वायु जो है हमेशा फेफड़े में रहती है एज ए रिजर्व। और यही जो एयर है जो रिजर्व रहती है वो सपोर्ट देती है किसको, फेफड़ों को। आगे बढ़ते हैं हम। और एक चीज़ और देखिए, अधिकतम जो है फेफड़ों में कितनी वायु रह सकती है, तो 2500 से लेके 300 ml तक, इससे ज़्यादा वायु नहीं रह सकती है फेफड़ों में। उसके बाद जो है हेमोग्लोबिन जो होता है जो रक्त में पाया जाता है, जो हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन, ठीक। और हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो ये जो है ऑक्सीजन का 97% परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करता है। यानी जो आप ऑक्सीजन लेते हैं वो ब्लड तो ट्रांसपोर्ट करता ही है, जो आप ऑक्सीजन लेते हैं। तो ब्लड क्या है, एक गाड़ी है, समझिए ये बस है एक। लेकिन इस बस में जो है ऑक्सीजन जाता कैसे है, तो यहाँ पे बस में क्या होता है, सीट्स रहते हैं। तो ये सीट्स जो है ये क्या है आपका, ये हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन है। और इसी पर बैठ के जो है आपका ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाता है। समझ में आ गया आपको। और ये जो है ऑक्सीजन लगभग 97% जो है ये हेमोग्लोबिन पे यानी कि ये सीट पर बैठ के जाता है 97%। बाकी का 3% ऑक्सीजन कैसे जाता है, तो देखिए बस में सीट पे तो लोग बैठते ही है ना, कुछ लोग जो है ऊपर भी बैठ के जाते हैं ना, सीट जब फुल हो जाता है। तो सीट यहाँ पे तो फुल हो गया, 97% लोगों ने फुल कर दिया। तो बाकी जो है वो प्लाज्मा के थ्रू जो है ऑक्सीजन जाता है। तो 3% जो है ऑक्सीजन प्लाज्मा कैरी करता है ब्लड में, और 97% जो है ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कैरी करता है ब्लड में। उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड से ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन में जो है वो जाता है। 23% जो है कार्बिनो अम्ल यानी कार्बिनो एसिड के रूप में जाता है। और 7% जो है प्लाज्मा के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। थोड़ा और डिटेल में इसको देख लीजिए, ऐसे इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। फिर भी अगर एग्जामिनर का मूड खराब हुआ, अगर बीबी उबी से झगड़ा करके वो आया है, तो आपसे अंदर घुस के वो पूछ सकता है क्वेश्चन। तो एक बार इसको भी देख लीजिए कि हेमोग्लोबिन में जो है ना 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वो जो है कार्बामिनो हेमोग्लोबिन के रूप में होता है, ठीक। हेमोग्लोबिन में 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामिनो हेमोग्लोबिन के रूप में होता है, ये ध्यान रखिएगा। और 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में जो है ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू, हेमोग्लोबिन के थ्रू। और रेस्ट जो है 7% प्लाज्मा के माध्यम से जो है वो प्लाज्मा में घुल जाता है और उस माध्यम से ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र जो है हमारा ख़त्म हो गया है, और इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आगे के वीडियो में जो बचे हुए और चैप्टर हैं बायोलॉजी के उसको भी हम ख़त्म कर लेंगे जल्दी। उसके बाद जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले 10-20 साल में जो पूछे गए हैं बायोलॉजी से उसको हम करेंगे। तो अगर आपको ये बायोलॉजी का सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।